नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे संस्कृत शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है मित्रों कि उपलब्ध समस्त संकेतोपयोगेन समग्र पाठ्यस्य व्याख्यानम एतदपेक्षते। यानी कि उपलब्ध जो समस्त संकेत उपयोग है, ये है ना, उपलब्ध समस्त जो संकेतों का उपयोग करके जो भी समग्र पाठ्य विषय वस्तु आपके पास है उसका व्याख्यान करना। तो ये किस पक्ष को दर्शाता है? ये कौशल ज्ञान है। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी पाठ्य वस्तु है, संस्कृत पढ़ रहे हैं, मान लीजिए संस्कृत का जो भी आपके पास पाठ है, समग्र संपूर्ण पाठ है या कोई भी अनुच्छेद गद्यांश है ना, उसको हम संकेत का उपयोग करके, संकेतोपयोग है ना, संकेतों का उपयोग करके उसकी हम क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, यानी संपूर्ण पाठ की संकेत उपयोग के माध्यम से व्याख्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है? ये किस पक्ष को दर्शाता? तो ये कौशल ज्ञानम नहीं, ये कौशल ज्ञानम नहीं हुआ। तो फिर क्या है? ये शब्दों का अर्थ कौशलम। शब्दों का अर्थ बताने केवल व्याख्या करना, तो मतलब शब्दों का केवल अर्थ गलत है। ये भी व्याकरण कौशल संरचना या व्याकरण संरचना भी नहीं आएगी। ये है मित्रों सांदर्भिक पाठ्य वस्तु न है अवबोधनम, है ना, कि मतलब समग्र पाठ, जो भी पूरा पाठ है उस पाठ की हम क्या कर रहे हैं कि मतलब ये शब्द है या ना संकेत उपयोग है, ये शब्द है, इस शब्द को मतलब व्याकरण की दृष्टि से, या मतलब ये चीज़ क्या है, ये शब्द है, इस चीज़ को समझा दिया, ये शब्द है, इस चीज़ को समझाया, ये शब्द है, इस चीज़ को, संपूर्ण चीज़ का फिर हमने क्या किया? व्याख्या की, स्पष्टीकरण किया। मतलब क्या है कि जो पाठ्य वस्तु है, संदर्भ में आई जो पाठ्य वस्तु है उसको क्या किया? हमने समझा, अवबोधन किया, है ना। तो ये हो जाता है इसका सही उत्तर। यानी कि पहले प्रश्न में मित्रों विकल्प नंबर 4 सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट के एग्जाम के लिए। प्रश्न संख्या 2 देखिए मित्रों, लय है, बलागात है, स्वरश्च कश्य गुणा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 के 15। लय है, बलागात है, स्वर है, ये किसके गुण है ना? यानी कि लय हुआ, ताल, सुर, स्वरों का प्रयोग कैसे, है ना, बलागात किस शब्द पे कितना जोर देना है ना, किस समय जब वाचन करते हैं, ये सब किसकी चीज़ें हैं ना, ये पूछा ये किसके गुण है। लिखित, देखिए कोई भी चीज़ लिखित है तो उसके गुण है, गलत, है ना। संभाषण भाषा या ना बोलने के है। शब्देतर भाषा या शब्देतर भाषा शब्दों से अन्य भाषा, ये कोई विकल्प नहीं है। और संगीत स्वर ये कोई अपने कौशल है नहीं, है ना। ये है मित्रों संभाषण भाषा या संभाषण भाषा, जिसे कह दूँ मित्रों वाचन कौशल। क्या? वाचन कौशल या वदन कौशल। वदन यानी बोलना, है ना। जो बोलना कौशल आपने पढ़ा है ना, दूसरा ही कौशल सुनना और बोलना, तो उससे संबंधित है मित्रों ये। यानी जब हम बोलते हैं किसी चीज़ को ना, किसी चीज़ को बोलते हैं, सॉरी वाचन पठन हो जाता है। ठीक है, वाचन पठन हो जाता है वदन के शक्ति से। ठीक है, वदनम, वदन या संभाषण है ना, भाषण कौशल है ना, बोलना, वाचन तो पढ़ना होता है, सॉरी, है ना। वदन कौशल यानी कि जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं तब उसमें क्या करते हैं? लय का प्रयोग करते हैं, बलाघात का, स्वर का, यति, गति, विराम, अनुतान, इनका प्रयोग करते हैं। कब? किसी चीज़ को जब हम बोलते हैं। यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति यहाँ पे अगर आ जाता मौखिक अभिव्यक्ति तो वो भी विकल्प सही रहता। संभाषण भाषा आ गया तो ये भी विकल्प सही है। यानी कि मित्रों विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 2 में। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या है? श्रवण कौशल संबंध गतिविधि मूल्यांकनार्थम किम आवश्यकतम। श्रवण कौशल से संबंध जो गतिविधि है उसका मूल्यांकन करने में क्या आवश्यक है ना। श्रवण कौशल संबंध गतिविधि, श्रवण कौशल से संबंध गतिविधि का मूल्यांकन करना है तो उसमें क्या आवश्यक है मित्रों? लिखित कार्य का अधिक से अधिक अभ्यास। तो देखिए श्रवण कौशल का करना यहाँ या लिखित, तो इस विकल्प को पहले ही हटा दो। वर्ण विन्यास का अभ्यास करोगे तो वर्ण विन्यास तो किसी भी कौशल में हो सकता है। और वाचन सामग्री, तो ये वाचन कौशल से संबंधित है। ठीक है, ये विकल्प हट गए तो अपना विकल्प कौन सा बचा? श्रुत सामग्री। देखिए श्रवण कौशल का यानी सुनने से संबंधित जो सुनना कौशल है उससे पूछा है कि उसका अगर मूल्यांकन करना तो उसमें सर्वाधिक कौन सी गतिविधि क्या आवश्यक है ना। तो कह रहे हैं कि श्रुत सामग्री में अधिकृत्य, यानी कि सुनने वाली जो सामग्री है उस पर जो आधारित है विविध प्रकार का प्रश्न, यानी कि विविध प्रकार के प्रश्न जो सुनने वाली सामग्री पर आधारित हो वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे। वो गतिविधि जब करवाएंगे तो श्रवण कौशल का क्या हो जाएगा? मूल्यांकन क्षेत्र हो जाएगा। मित्रों विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 3 में। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 क्या है देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है मित्रों, परिप्रच्छा आधारितम अधिगमनम। परिप्रच्छा जो आधारित अधिगमन है, परिप्रच्छा आधारित जो सीखना है, अधिगमन है, सीखना है, ये देखिए हर विषय में चलता है ना। साइको में भी आ रखा, अपने सामाजिक विज्ञान में भी आ रखा है ना, परिप्रच्छा क्या होती है। तो देखिए
परिप्रच्छा आधारित जो सीखना है, अधिगमन है, ये क्या कहलाता है? इसमें छात्रों को प्रश्नों पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है कि छात्रान प्रश्नान प्रष्टुम प्रेरिति, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है। हाँ, यही कथन इसमें सही है। परिप्रच्छा होता क्या है? इसमें क्या है कि बालक को स्वतंत्रता दी जाती है, बालक को स्वतंत्रता दी जाती है, बालक को सक्रिय या क्रियाशील किया जाता है और स्वतंत्र किया जाता है कि खुद ही क्या करे, ज्ञान का निर्माण करे, खुद ही प्रश्न पूछे। तो ये कथन इसमें विकल्प नंबर 1 में आ रखा है ना, यानी कि ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा विकल्प देख लेते हैं, केवलम शांत छात्र प्रेरित। ये कह रहे हैं कि परिपरीक्षा में केवल जो शांत बैठे हुए छात्र हैं उनको प्रेरित, तो ये गलत चीज़ है। केवलम तो नेगेटिव शब्द है। छात्रेभ्य चिंतनात्मकम प्रोत्साहनम न प्रयति, कि छात्रों का इससे चिंतन प्रोत्साहित नहीं होता, इससे तो चिंतन होगा। भाई जब प्रश्न पूछेंगे तो वो सोच विचार करके पूछेंगे, तो यहाँ पे न आ गया, तो ये नहीं आना चाहिए ना, ये गलत हो गया। और फिर छात्रों की रचनात्मक जो चिंतन है वो भी पोषित नहीं होता, तो ये भी नहीं, गलत हो गया ना, कि रचनात्मक चिंतन हो या कोई भी चिंतन हो वो प्रोत्साहित होता है इससे बालकों का। यानी कि मुख्य चीज़ क्या कह रहा है कि छात्र इसमें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित होते हैं। मित्रों, प्रश्न संख्या जो 4 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, कक्षायाम अध्यापन समय शिक्षकः कुत्र ध्यानम कुर्युः, कि कक्षा में अध्यापन के समय शिक्षकों का जो कहाँ पे ध्यान होना चाहिए या किया जाना चाहिए। कक्षा में अध्यापन करवा रहे हैं शिक्षक, ठीक है, तो शिक्षकों का ध्यान कहाँ होना चाहिए ना। जब आप शिक्षक बनोगे मित्रों, है ना, तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, ये आपको ध्यान में अभी रखना है ना। तो देखिए कहाँ पे होना चाहिए, विषय पे होना चाहिए, मंदबुद्धि छात्रों पे, श्यामपट पे, या सभी छात्रों पे। देखिए मंदबुद्धि छात्रों पर तो ये गलत चीज़ है, केवल मंदबुद्धि पे ध्यान रखेंगे तो इससे क्या होगा, प्रतिभावान तो ध्यान ही नहीं देंगे उस शिक्षक पर, है ना। श्यामपट पे थोड़ी ना होगा भाई, श्यामपट पे ही अगर शिक्षक ध्यान रखेगा तो पुस्तक का क्या होगा। और विषय सूत्र, केवल विषय पर भी ध्यान रखना जरूरी नहीं है, बल्कि क्या है, सर्वेस्वपि छात्रेषु, यानी कि जो सभी छात्र है, चाहे वो प्रतिभावान हो, मंदबुद्धि हो, कैसा भी हो, सभी छात्र की जो मतलब जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो गतिविधि है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पर उनका ध्यान है, उन सब चीज़ों पर शिक्षक का जो ध्यान है मित्रों वो होना चाहिए। यही मनोविज्ञान सिद्धांत है। तो मित्रों विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 5 में। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 6 देखिए, अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ये कैसे, तो देखिए कि मनोविज्ञान गुणम, कि मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है या मनोविज्ञान का जो गुण है, उसके अनुसार कक्षायाम, कक्षा में छात्र कथम यानी कैसे ज्ञानम अधिकम प्राप्तु वंती, यानी कि मनोविज्ञान गुण के अनुसार या मनोवैज्ञानिकों के अनुसार या मनोविज्ञान सिद्धांत या सूत्र के अनुसार कक्षा में छात्र ज्ञान अधिक से अधिक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। कैसे, कथम यानी कैसे, ज्ञानम अधिकम यानी अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होते, यानी कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या बच्चे ज़्यादा सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या लिख कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या अनुकरण या फिर क्रियानुष्ठानात्। देखिए केवल सुनकर नहीं करेंगे और केवल लेखनात्, केवल लिखकर भी नहीं करेंगे, ये 2 विकल्प हटा दो ना। या तो बच्चे अनुकरण करके सीखेंगे या फिर क्या करें, सक्रिय। तो मित्रों अनुकरण की तुलना में ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़्यादा इसका अधिक से अधिक ज्ञान कब होंगे, जब बच्चा खुद क्या करेगा, खुद सक्रिय रहेगा, खुद बच्चा क्या रहेगा। मनोविज्ञान सिद्धांत क्या है, एनसीएफ ने क्या बताया, आरटीई ने क्या बताया, एनसीएफ ने यही तो बताया, एनसीएफ 2005 ने कि बालक ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, स्वतंत्र हो, सक्रिय हो, क्रियाशील हो, यानी कि ज्ञान का निर्माण क्या करे, वो खुद करे। उससे क्या होगा, उससे वो जो भी ज्ञान अर्जित कर रहा है वो प्रत्यक्ष और स्थायी रूप से उस ज्ञान को अर्जित करेगा और अधिक से अधिक सीखेगा, है ना। तो इसका मतलब है मित्रों विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 6 में। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है मित्रों, देखिए प्रश्न संख्या 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, सभी रीट एग्जाम के लिए, सीटेट एग्जाम के लिए। देखिए छात्राणाम कृते, यानी कि छात्रों के लिए बाल साहित्यानाम चयन समय भवद दृष्टिया किम अनावश्यकम, कि छात्रों के लिए जो बाल साहित्य का चयन करते समय भवद यानी आपकी दृष्टि में क्या अनावश्यक है, यानी कि कौन सा ज़्यादा आवश्यक नहीं है। कब, देखिए छात्रों के लिए बाल साहित्य का चयन करना आपको ना, किस प्रकार का बाल साहित्य होना चाहिए ना, जिससे बालक की पढ़ सके, है ना, अच्छी तरह वो सीख सके, है ना। तो उसमें कौन सी चीज़ है जो अनावश्यक है, कौन सी चीज़ है जो अनावश्यक है, एक चीज़ होगी वो अनावश्यक है। देखिए
छात्राणाम वयः रुचि च, वयः यानी उम्र और च यानी और रुचि, यानी कि छात्रों की उम्र और रुचि के अनुसार बाल साहित्य चयन हो। ये तो कथन सही है बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ यही है, एक तो छात्रों की रुचि होनी चाहिए, दूसरी चीज़ क्या है, उसकी उम्र मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए ना भाई। कक्षा जो 3 का बालक है उसको आप 8वीं का अगर कुछ साहित्य वगैरह या कुछ पाठ्य वस्तु दोगे तो वो पढ़ पाएगा नहीं, उसका मानसिक स्तर जितना उतना ही देंगे, है ना। विषय यानी कि बाल साहित्य का जो विषय का चयन है वो भी सही है। और बाल साहित्य में देखिए मुख्य रूप से चित्र होने जरूरी है, ये याद रखना। बाल साहित्य में मुद्रण गुणवत्ता है वो अनावश्यक तत्व है मित्रों, ये आवश्यक उतना नहीं है जितना चित्र, विषय, बालकों की रुचि और मानसिक स्तर है, ठीक है। मुद्रण गुणवत्ता है, मुद्रण होता है छपाई, छपाई गुणवत्ता, छपाई भी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए छपाई, है ना। ज़्यादा मोटे अक्षर ना होने चाहिए, ज़्यादा बारीक ना होना चाहिए, लेकिन मुद्रण गुणवत्ता इन बाकी जो 3 विकल्प है इनकी दृष्टि में अगर तीनों की तुलना करें इन चारों की, तो मुद्रण गुणवत्ता उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है मित्रों जितना ये विकल्प 3 हो जाते हैं। तो मित्रों यहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 7 में। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 8 है, रसानुभूति मुख्य उद्देश्यम भवति, कि जो रसानुभूति है, रस की अनुभूति, रस की अनुभूति, या दूसरे कह देते हैं मित्रों आनंदानुभूति, क्या कह सकते हैं, आनंदानुभूति, आनंद की अनुभूति करना या रस की अनुभूति करना, ये मुख्य उद्देश्य किसका है। क्या काव्य शिक्षण का है, बिल्कुल काव्य शिक्षण का है। इसे काव्य शिक्षण कहूँ या पद्य शिक्षण कहूँ या कविता शिक्षण कहूँ, इसी का क्या है, इसी का मुख्य उद्देश्य रस की अनुभूति करना या आनंद की अनुभूति करना है। क्यों, क्योंकि जब भी हम कविता पढ़ते हैं, पद्य को पढ़ते हैं, तो इसमें आनंद के साथ पढ़ते हैं, आनंद के साथ ग्रहण करते हैं ना, यानी सेस्वर स्वर के साथ में पढ़ते हैं इसे मित्रों ना। गद्य शिक्षण की बात करूँ इसका मुख्य उद्देश्य, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, कोई भी जैसे किसी चीज़ का भाव है या अर्थबोध है ना, स्पष्टीकरण, वो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। कथा शिक्षण, कहानी शिक्षण की बात करूं तो कहानी शिक्षण से क्या होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है ना, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सोचने की शक्ति का विकास होता है। और व्याकरण शिक्षण की बात करूं तो ये क्या होता है, ये तो भाषा को शुद्ध करता है, भाषा को परिमार्जित करने वाला विषय व्याकरण कहलाता है ना। तो मैंने यहाँ पे एक प्रश्न नहीं बल्कि अपने 4 प्रश्न, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो आपके जैसे नाटक शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, कथा शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, यही संस्कृत में चलते हैं अपने, यही विद्या चलेगी। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, सबसे पहले वो पढ़ना आपको जरूरी है, याद करना जरूरी। तो यहाँ पे आपके एक नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट 4 प्रश्न बने हैं मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 8वां। विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 8 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है मित्रों, बलागातम इति कदा प्रयुक्तो दृश्यते। बलागात है, वैसे हमने पहले पढ़ लिया इसका जिक्र, घुमाया हुआ प्रश्न वापस आया है कि बलागात ये कब प्रयुक्त होता है ना। क्या गहन पढ़ने में, गहन रूप से पढ़ने में बलागात होता है, पढ़ने में तो होता ही नहीं, तो मौन पठन, गहन पठन, इनको हटा दो। क्या लिखने में होता है या बोलने में होता है, लिखने में भी नहीं होता है, ये होता है मौखिका अभिव्यक्तियाम, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति। मैंने पहले बताया था उस प्रश्न में, जब ये बलागात, लय, है ना, स्वरश्च आया था, तो मैंने बताया मौखिक अभिव्यक्ति आ जाए वो भी सही है, या दूसरा आपके अगर ऑप्शन में संभाषण आ जाए, है ना, वो भी सही है, वदन आ जाए वो भी सही, यानी कि बोलने में हम बलागात का प्रयोग करते हैं। बलागात किस शब्द पे कितना जोर देना है, किस शब्द का, है ना, स्वर ऊंचा करना है या मंद करना है, वो जो चीज़ होती है वो क्या है, बलागात है मित्रों। तो प्रश्न संख्या 9 है जो आपके वहाँ विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, प्रत्यक्ष विदो किम न क्रियते। प्रत्यक्ष विदों में कौन सी प्रत्यक्ष विधि आपने पढ़ी होगी, प्रत्यक्ष विधि के और नाम क्या है मित्रों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट मेथड कह दूँ इसे इंग्लिश में, है ना, इसके अलावा सुगम विधि कह दूँ, इसके अलावा कह दूँ निर्बाध विधि, है ना, यानी निर्बाध विधि, सुगम विधि, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि एक ही चीज़ है मित्रों, है ना। तो ये तो है इसके उपनाम। इसमें कौन सी क्रिया नहीं होती, तो देखिए दृश्य श्रव्य संसाधनों का प्रयोग इसमें किया जा सकता है, व्याकरण शिक्षण का प्रयोग भी इसमें आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है, और पुस्तक का प्रयोग भी इसमें किया जा सकता है। लेकिन मित्रों इसकी मुख्य विशेषता यही है, वो याद रख लेना, इसमें मातृभाषा का प्रयोग कभी नहीं होता। प्रत्यक्ष विधि है मतलब प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट चलती है। कहने का मतलब इसमें मुख्य चीज़ क्या है, मुख्य चीज़ इसमें माध्यम का प्रयोग। अगर हिंदी पढ़ा रहे हो तो हिंदी माध्यम में पढ़ाई जाएगी, संस्कृत को संस्कृत माध्यम में, अंग्रेजी को अंग्रेजी माध्यम में, ना, यानी प्रत्यक्ष पढ़ाई जाएगी, है ना। किसी भी प्रकार से इसमें मातृभाषा का प्रयोग वंचित होता है मित्रों, मातृभाषा का प्रयोग आप नहीं कर सकते, यह है प्रत्यक्ष विधि। प्रश्न संख्या 10 में विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां है, श्यामपट लेखन कौशलस्य घटक है नास्ति। क्या लिखा है मित्रों कि श्यामपट लेखन यानी श्यामपट पर लिखने में जो कौशल है इसमें कौन सा घटक
नहीं है। श्यामपट्ट पर लिखने का कौशल है, उसमें कौन सा घटक नहीं है? शब्दानाम मध्य समुचितम स्थानम, है ना, शब्दों के मध्य समुचित स्थान होना चाहिए, तो इसका घटक है। हमें पूछा कौन सा नहीं है? पंक्तियों के मध्य समुचित स्थान हो, ये भी क्या है? ये भी इसका घटक है। और अक्षरों का उपयुक्त आकार हो, ये भी सही है। भाई श्यामपट्ट पर कितने अक्षर, उसका जो भी अक्षर लिखे जाए उन अक्षरों का उपयुक्त आकार होना चाहिए, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा बारीक होने चाहिए, ये भी सही है ना। कौन सा घटक नहीं है? तो लिखा है रुचिकर है युक्ति नाम प्रयोग है, यानी कि जो भी, जैसे श्यामपट्ट पर अध्यापक लिख रहा है तो अध्यापक के जो भी रुचि आई, जो भी मन में आई, उन युक्तियों का प्रयोग वो कर सकता है, ये गलत चीज़ है ना। यानी जिन युक्तियों में उसकी रुचि है उनका वो प्रयोग कर सकता है, तो ये इसका कोई घटक नहीं है, ये इतना महत्वपूर्ण कोई घटक नहीं है। रुचिकर युक्तियों का प्रयोग नहीं होता है। अगर वहाँ पे आ जाए उपयुक्त युक्तियों का प्रयोग हो सकता है। हाँ, उपयुक्त युक्तियाँ होनी चाहिए जो कुछ सीख देती है ना, उन युक्तियों का, उन कथनों का प्रयोग करें तो वो वहाँ विकल्प सही हो सकता है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 11वां है आपके, विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वें में। प्रश्न संख्या 12वां देखिए कि छात्र है न क्रियते, छात्र नहीं करते हैं। छात्र कौन सी क्रिया नहीं करते हैं ना? मौन वाचनम, सामूहिक वाचनम, अनुकरण वाचनम या आदर्श वाचनम। देखिए जो मौन वाचन यानी कि मन ही मन में बिना होठ हिलाए बिना आवाज़ के पढ़ना, ये कौन पढ़ते हैं? छात्र पढ़ते हैं। सामूहिक वाचन समूह में और दूसरा व्यक्तिगत रूप से, ये भी छात्र पढ़ते हैं। अनुकरण वाचन बिल्कुल, जब शिक्षक पहले बोलता है तो उसका पीछे पीछे जब बोलते हैं वो होता है अनुकरण वाचन। ये सारी चीज़ें कौन करते हैं? छात्र करते हैं। हमें पूछा छात्र नहीं करते हैं, वो होता है मित्रों आदर्श वाचनम। क्या होता है? आदर्श वाचनम। ये छात्र नहीं करता है ना। ये कौन करता है मित्रों? ये करता है शिक्षक। ये आदर्श वाचन की जो क्रिया है वो मित्रों शिक्षक की है, अध्यापक की क्रिया है। जब अध्यापक लय, गति, स्वर, सुर, ताल, अनुतान, यति, गति, विराम, बलाघात, इन सब का प्रयोग करके उत्तम रूप से जो वाचन करता है वो आदर्श वाचन होता है। वो कौन करता है? शिक्षक करता है, न कि छात्र। तो मित्रों विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 12वें में। चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां है मित्रों, अर्थ ग्रहणार्थम सर्वाधिक है उपयुक्त है पठनम भवति, कि अर्थ ग्रहण करने में सर्वाधिक उपयुक्त पठन कौन सा है? चित्र पठन, मौन पठन, सस्वर पठनम या शब्द पठनम। तो केवल शब्द को पढ़ने से ही अर्थ ग्रहण हो जाएगा? नहीं, केवल शब्दों को पढ़ने से नहीं होगा। सेस्वर पढ़ोगे, मौन पढ़ोगे, चित्र, तो चित्र पढ़ना ये भी हटा दो, चित्र पढ़ने से अर्थ ग्रहण नहीं होगा ना। अब दो विकल्प बचे, सेस्वर पढ़ोगे या मौन पढ़ोगे, अर्थ ग्रहण किस में होगा? देखिए सेस्वर क्या होता है? स्वर के साथ हम कविता पढ़ेंगे तो उसमें अर्थ ग्रहण नहीं होगा मित्रों। वो तो सेस्वर का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल आनंद करना, है ना, आनंद की अनुभूति करना। आनंद अनुभूति के लिए अगर आ जाए तो सेस्वर पठन करोगे तब तो वहाँ ठीक होगा। लेकिन अगर पूछे कि अर्थ ग्रहणम, तो अर्थ ग्रहणम किस में आ जाएगा मित्रों? मौन पठनम। मौन पठन हम नेत्र और मस्तिष्क की सहायता से पढ़ते हैं ना, नेत्रों से जल्दी जल्दी देखते हैं और मस्तिष्क में अर्थ जल्दी जल्दी ग्रहण करते हैं। इसमें थकान भी कम होती है क्योंकि हम बोलते भी नहीं है, तो नेत्र मस्तिष्क की सहायता से अर्थ ग्रहण जल्दी होता है, इसलिए मौन पठन किया जाता है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 13वां है वहाँ विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14वां है, पद्य शिक्षण से विधि, पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? प्रदर्शन, द्रुत पठनम, मौन वाचनम या खंडान्वयन। तो देखिए मित्रों पद्य शिक्षण की विधि, देखिए प्रदर्शन विधि नहीं है, द्रुत पठन यानी कि तीव्र गति से पठन ये भी नहीं है, और मौन वाचन ये भी नहीं। आपको पता है जो खंडान्वय विधि है मित्रों वो पद्य शिक्षण की विधि है ना। खंडान्वय दंडान्वय विधि जो पद्य शिक्षण की विधि आपको पता है। तो जो खंडान्वय विधि में क्या होते हैं, जैसे कि ये एक आपके पैराग्राफ या गद्यांश या अनुच्छेद आ गया, ठीक है। अब इसमें पहले शिक्षक जैसे कठिन शब्दों का अर्थ होगा वो बताएगा, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ होगा वो बताएगा। फिर दूसरी चीज़ क्या करेगा, जैसे उसमें प्रत्यय समास तुलना वगैरह वो चीज़ें हो जाएगी ना। तीसरी चीज़ क्या करेगा, जैसे वो पहली पंक्ति का अर्थ बता देगा, है ना, फिर दूसरे का बताएगा, फिर तीसरे का बताएगा, फिर चौथे का बताएगा, फिर पांचवे का, और फिर एक साथ, यानी कि पहले उसके पद्य के खंड करता है, टुकड़े करता है, टुकड़े करके अर्थ समझाता है, उसके बाद क्या करेगा, पूरे का साथ का ही सार समझाता है, ठीक है। ये क्या कहलाती है? ये खंडान्वय विधि कहलाती है। इसमें अन्वय से संबंधित प्रश्न होते हैं। दंडान्वय में भी अन्वय से ही संबंधित होते हैं। दंडान्वय में वाक्य से होते हैं, खंडान्वय में अन्वय से, ठीक है। अब देखिए अन्वय से होते हैं तो उनके खंडान्वय दंडान्वय नाम ही अन्वय आया ना। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो खंडान्वय विधि है उसमें किस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा होते हैं, यानी कि ऑप्शन है एक तो जैसे जो व्याकरण के प्रश्न होते हैं, दूसरा साहित्य के, इन दो में से कौन से प्रश्न होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना। इनमें से एक तो पूछा जाता है दंडान्वय विधि में प्रश्न, है ना, या तो व्याकरण के या साहित्य के, और दूसरा है खंडान्वय, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको ध्यान रखना है। खंडान्वय में कमेंट करना है कि जो खंडान्वय विधि है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याकरण या साहित्य।
तो मित्रों प्रश्न संख्या जो 14 है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। आगे देखते हैं मित्रों आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है मित्रों, कोमल शीश वह कि कोमल जो शिशु होते हैं, यानी कि कोमल शिशु मतलब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे शिशु होते हैं, लेखनी नाम मतलब जो कलम से पेन से पूर्णतः यानी कि आगे, पृष्ठतः यानी पीछे, ऊपरी यानी ऊपर, अधः यानी नीचे, यानी कि आगे पीछे ऊपर नीचे वो क्या करते हैं, वह चालनेन उस लेखनी को, उस कलम को, उस पेन या पेंसिल को पकड़कर वो चलाते हैं, उसमें वो आनंद अनुभवंती, उसमें वो आनंद अनुभूत करते हैं। तो ये एवं प्राथमिक लेखनम वर्तते। ये प्राथमिक लेखन क्या कहलाता है? क्या वो चित्र बना रहे हैं? नहीं, ये चित्र थोड़ी ना, ऊपर नीचे वो मतलब पेन को चला रहे हैं तो ये क्या है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चला रहे हैं ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं चला रहे हैं, वो ये चीज़ें क्या है, ये प्राथमिक लेखन है। ये तो क्या है, चित्रांकन नहीं है, ये परंपरागत लेखन भी नहीं कहेंगे और ये कोई आविष्कार भी नहीं है। ये है मित्रों घर्षण कार्य। मतलब क्या होता है, यानी जिसे कह सकते हैं रेखांकन, है ना, यानी कि रेखाएं खींचना, है ना, ऊपर नीचे, है ना, टेढ़ी मेढ़ी तिरछी, ये क्या है, ये घर्षण कार्य या रेखांकन कहलाता है मित्रों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 15 में विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के संस्कृत शिक्षण वीडियो के रीट सीटेट एग्जाम के लिए 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।